हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर से न्यू टॉपिक न्यू लेक्चर लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित हूं। आज हम यहां पर घेरण संहिता में वर्णित काल निर्णय के बारे में चर्चा करने वाले हैं। घेरण संहिता ग्रंथ हो या फिर योग का कोई भी ग्रंथ हो, सभी ग्रंथों से संबंधित आपको चैनल पर 600 प्लस लेक्चर्स दिए जा चुके हैं। आप इन्हें देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। यहाँ पर हमने घेरण संहिता की सीरीज प्रारंभ की है, जिसके अंतर्गत अभी तक मैं आपको लगभग 56 लेक्चर यहाँ पर दे चुका हूँ। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम यहाँ पर काल निर्णय के बारे में चर्चा करेंगे। काल निर्णय का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि महर्षि घेरण के अनुसार कि किस काल में हमें योग का अभ्यास प्रारंभ करना चाहिए। इससे पूर्व आपने देखा, मैंने आपको स्थान निर्णय के बारे में बताया था। ग्रंथ में स्थान निर्णय के बारे में भी बताया गया है कि योग का अभ्यास किस स्थान में करना चाहिए और किस स्थान में नहीं करना चाहिए। तो ये भी हमने पिछले लेक्चर में देखा था। आगे हम यहाँ पर काल निर्णय के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि आप देखेंगे, महर्षि घेरण ने सप्त साधन के अंतर्गत पंचम साधन में काल निर्णय का वर्णन किया है। जो घेरण संहिता जो ये ग्रंथ है 7 साधनों में विभाजित है। अगर हम काल निर्णय या फिर स्थान निर्णय की बात करें तो ये पंचम साधन के अंतर्गत हमें प्राप्त होता है। आप देखेंगे, प्राणायाम का अभ्यास स्थान काल मिताहार के पश्चात करना चाहिए। वहां पर हमने देखा था, महर्षि घेरण कहते हैं कि जब पंचम साधन का वर्णन करते हैं, यानी कि प्राणायाम का वर्णन करते हैं, तो कहते हैं कि इससे पूर्व हमें हमारा स्थान और काल और मिताहार पर हमें ध्यान देना चाहिए। तत्पश्चात हम आगे प्राणायाम या फिर योग का कोई भी अभ्यास आगे बढ़ाएं। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम अपना जो मुख्य टॉपिक है, यानी कि जो काल निर्णय है, इसको हम यहाँ पर जानेंगे। काल निर्णय, काल का तात्पर्य यहाँ पर उस काल से नहीं है जो हम सामान्य रूप से समझते हैं। काल का तात्पर्य होता है समय। जैसे कि आपने बार बार पातंजलि योग सूत्र में पढ़ा होगा, काल वहां पर एक शब्द आता है, देश वहां पर एक शब्द आता है। तो देश का तात्पर्य होता है स्थान और काल का तात्पर्य होता है समय। तो यहाँ पर काल निर्णय के अंतर्गत यहाँ पर इन्होंने बताया कि अर्थात किस समय में हमें योग का अभ्यास करना है और किस समय हमें योग का अभ्यास नहीं करना है। तो प्रथम अगर हम योगाभ्यास कब से न करें, अगर हम ये देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे 8वें नंबर के श्लोक में महर्षि घेरण कहते हैं, हेमंते शिशिरे ग्रीष्मे वर्षायां च ऋतो तथा योगारंभम न कुर्वीत कृते योगो हि रोगदः। मैं फिर से श्लोक को रिपीट कर देता हूं। हेमंते शिशिरे ग्रीष्मे वर्षायां च ऋतो तथा योगारंभम न कुर्वीत कृते योगो हि रोगदः। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर महर्षि घेरण यहाँ पर योग का अभ्यास हमें कब से नहीं करना है, इसको समझाते हुए कह रहे हैं कि हेमंते शिशिरे ग्रीष्मे वर्षायाम, ये 4 ऋतुओं के बारे में यहाँ पर वर्णन किया है। आप सभी जानते हैं कि जो ऋतुएं हैं 6 ऋतुएं मानी जाती हैं। सामान्य रूप से तो हम 3 ही ऋतुओं के बारे में पढ़ते हैं, या फिर कहीं पर भी अगर जो हम चर्चा करते हैं तो 3 ऋतुओं की चर्चा करते हैं। लेकिन जो ऋतुएं हैं वह हैं 6। उन 6 में से 4 ऋतुओं के बारे में कहा कि योग का अभ्यास नहीं करना है। कौन कौन सी? तो हेमंत ऋतु कहा, शिशिर ऋतु कहा, ग्रीष्म कहा और वर्षा। इन 4 ऋतुओं में योग का अभ्यास नहीं करना चाहिए। आगे कहा, योगारंभम न कुर्वीत कृते योगो हि रोगदः। इनमें योग का अभ्यास करने से रोग की प्राप्ति होती है। यहां पर आप अर्थ देखेंगे, हेमंत है, शिशिर है, ग्रीष्म है और वर्षा है। इन ऋतुओं में योगाभ्यास शुरू नहीं करना चाहिए। इनमें अभ्यास करने से जो अभ्यास होता है वह रोग प्रदायक हो जाता है। यहाँ पर एक प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा कि यहाँ पर कहा कि योग का अभ्यास नहीं करना चाहिए। इसका तात्पर्य यह नहीं कि हम इस दौरान अर्थात इन 4 ऋतुओं में योग करें ही नहीं। यहाँ पर यह कहा है कि कोई नया साधक होता है। अब वैसे तो आप जानते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये संपूर्ण ग्रंथ जो बताए गए हैं ये हठ योगियों के लिए हैं। उस दौरान जब ये ग्रंथ लिखे गए थे, ये आप और मेरे को लेकर के नहीं लिखे गए थे, ये योगियों के लिए बताया गया था। तो उस दौरान अर्थात जो साधक होता है, अगर उसको सिद्धियों की प्राप्ति करनी है, अपने आप को सिद्ध बनाना है, तो उनको इन ऋतुओं में योग का अभ्यास प्रारंभ नहीं करना चाहिए।
तो प्रारंभ करने का तात्पर्य यहाँ पर है कि अगर कोई नया नया साधक है, अगर उसे योग का अभ्यास करना है तो प्रारंभ इन ऋतुओं से नहीं करना चाहिए, अन्य जो 2 ऋतुएं हैं उनसे प्रारंभ करना चाहिए। तत्पश्चात जब वो योगमय हो जाते हैं, योग का अभ्यास उनका निरंतर प्रारंभ होता है, तब ये इन ऋतुओं में भी कर सकते हैं। ये आपको समझना है। यहां पर जो ये 4 ऋतुएं हैं इनका तात्पर्य ये नहीं कि इनमें नहीं अभ्यास करना। आगे कहा कि फिर जब इन 4 ऋतुओं में तो योग का अभ्यास प्रारंभ नहीं करना है, तो फिर किन ऋतुओं से हमें योग का अभ्यास करना है? तो इसी को समझाते हुए 9वें नंबर के श्लोक में यहां पर कहा, वसंते शरदि प्रोक्तम योगारंभम समाचरेत तदा योगी भवेत सिद्धो रोगान मुक्तो भवेत ध्रुवम। मैं फिर से श्लोक को रिपीट कर देता हूं। वसंते शरदि प्रोक्तम योगारंभम समाचरेत तदा योगी भवेत सिद्धो रोगान मुक्तो भवेत ध्रुवम। कह रहे हैं कि वसंत और शरद ऋतु में हमें योग का अभ्यास करना चाहिए। 6 ऋतुएं हैं, उन 6 ऋतुओं में से 4 ऋतुओं में हमें योग का अभ्यास प्रारंभ नहीं करना है। बची जो 2 ऋतुएं यानी कि शरद और वसंत, इनमें हमें योग का अभ्यास प्रारंभ करना है। अगर हम इनमें योग का अभ्यास प्रारंभ करते हैं तो जो साधक होता है वह रोग मुक्त होता है और सिद्धियों की प्राप्ति करता है। जैसे कि आप यहां पर अर्थ पढ़ेंगे, कहा वसंत और शरद ऋतु में योगाभ्यास शुरू करना चाहिए। इनमें अभ्यास करने से रोगों से निवृत्ति एवं सिद्धि प्राप्त होती है। तो ये यहां पर आपको जानना है। जो शरद और वसंत ऋतु में कोई भी नया नया साधक है तो उन्हें इन 2 ऋतुओं से ही योग का अभ्यास प्रारंभ करना है। जब यहां से प्रारंभ करेंगे, इन ऋतुओं में से प्रारंभ करेंगे, तत्पश्चात वह किसी भी ऋतु में योग का अभ्यास कर सकते हैं। अब देखो कि यहां पर जो ऋतुएं यहां पर मैंने आपको समझाई, अब यहां पर आपको जानना है कि जो ऋतुएं हैं वह हैं 6 और महीने होते हैं 12। तो आपको ध्यान रखना है कि जो 6 महीने हैं इनको जो 6 ऋतुएं हैं, इन 6 ऋतुओं के अंतर्गत 12 महीनों को लिया गया है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि एक ऋतु के अंतर्गत 2 महीने आते हैं। अब ये पूरा एक मैं आपको आगे अगले लेक्चर में समझाऊंगा कि कौन सी ऋतु में कौन कौन से माह आते हैं, वो मैं आपको अच्छे ढंग से समझाऊंगा। थोड़ा सा मैं फिर भी यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ। जैसे कि चैत्र वैशाख में हमें वसंत ऋतु देखने को मिलती है, जिसमें कि कहा योग का अभ्यास प्रारंभ करना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, वसंत ऋतु का तात्पर्य है कि हमें चैत्र और वैशाख में प्रारंभ करना है। तत्पश्चात ज्येष्ठ आषाढ़ में ग्रीष्म ऋतु होती है और श्रावण और भाद्रपद में वर्षा ऋतु होती है। कार्तिक और आश्विन में शरद ऋतु होती है। तो शरद ऋतु में भी यहाँ पर आप देखेंगे योग का अभ्यास प्रारंभ करने को कहा है। आगे आप देखेंगे मार्गशीर्ष और पौष में हेमंत ऋतु होती है और माघ और फाल्गुन में शिशिर ऋतु होती है। तो इस प्रकार से ये इन 12 महीनों को 6 ऋतुओं के अंतर्गत विभाजित किया गया है। तो वसंत और शरद, तो वसंत का तात्पर्य मैंने आपको बताया कि चैत्र और वैशाख, और आश्विन और कार्तिक आते हैं शरद ऋतु के अंतर्गत। अर्थात इन 4 महीनों में हमें योग का अभ्यास प्रारंभ करना है। जो नया नया साधक है उसकी यहाँ पर चर्चा की गई है। अब देखो, हम लोग क्या करते हैं कि हम कभी भी योग का अभ्यास जिस किसी को हम कभी भी प्रारंभ करवा देते हैं, कोई नया कभी योग से नहीं जुड़ा, उसको भी अगर जो हम योग का अभ्यास करवाते हैं तो हम किसी भी महीने से प्रारंभ कर देते हैं। स्थान कैसा होना चाहिए हम कहीं पर भी अभ्यास करा देते हैं। तो इसीलिए ग्रंथों में स्थान के बारे में चर्चा की गई, मिताहार के बारे में चर्चा की गई है, काल के बारे में चर्चा की गई है। अगर कोई भी साधक इन सबको ध्यान में रखता है तो उनको अच्छे ढंग से लाभ हमें प्राप्त होते हैं, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो, सभी प्रकार के लाभ हमें पूर्ण रूप से प्राप्त होते हैं। आज के समय में हम न स्थान का ध्यान देते हैं, न काल का ध्यान देते हैं, न मिताहार का ध्यान देते हैं और योग का अभ्यास प्रारंभ करते हैं। तो कहां से हमें लाभ प्राप्त होगा? हम योग का अभ्यास पंखे या फिर एसी में करते हैं। जब हम योगाभ्यास प्रारंभ करते हैं, उसके पश्चात जब योगाभ्यास खत्म हो जाता है, तत्पश्चात हम फिर से धूम्रपान आदि प्रारंभ कर लेते हैं। तो ये सब करने से, या फिर गरिष्ठ भोजन हम करने लगते हैं। तो अगर हम इस प्रकार से अपना काल, स्थान और मिताहार पर ध्यान नहीं देंगे तो कोई भी योगाभ्यास हमारे लिए फलदायी नहीं होगा। और फलदायी नहीं होता, इसी का परिणाम हमें देखने को मिलता है कि काफी सारे लोग, अनेकानेक जो योग चिकित्सक हैं, उनको दोषी ठहराते हैं कि आपका जो योग का अभ्यास है
या फिर जो योगाभ्यास हम कर रहे हैं इससे लाभ प्राप्त नहीं होता। तो लाभ प्राप्त कब होगा? जब हम इन सभी चीजों पर यानी कि आचार विहार पर भी हम अपना ध्यान दें, तत्पश्चात हम योग का अभ्यास करें, तत्पश्चात यह जो योग है यह पूर्णतः लाभदायी हमें प्राप्त होगा। तो ये सब चीजें हैं आपको ध्यान में रखनी है। किसी को अगर जो आप अभ्यास करा रहे हैं तो थोड़ा बहुत हम इस चीज को प्रैक्टिकल में उतार सकते हैं। और अगर जो आप एग्जाम की दृष्टि से देख रहे हैं तो किसी भी एग्जाम में, चाहे यूजीसी नेट का आप एग्जाम दे रहे हैं, योग से मास्टर कर रहे हैं, पीजी डिप्लोमा कर रहे हैं, तो ये सब चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। इसलिए आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है, नोट कर लेनी है। लेक्चर के अंत में आप सभी जानते हैं कुछ प्रश्न मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। कुछ प्रश्न आपको दिए गए हैं, अगर आप चाहें तो इनका आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। प्रथम प्रश्न आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से घेरण संहिता में प्रत्याहारों की संख्या है 2, 4, 6, कोई नहीं। तो क्या घेरण संहिता में प्रत्याहारों की संख्या के बारे में चर्चा की है? अगर की है तो कितने हैं? सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। दूसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्न में से घेरण संहिता के अनुसार प्राणायाम करना चाहिए? दूर देश में, अरण्य में, उपरोक्त दोनों, कोई नहीं। कहां पर अभ्यास करना चाहिए पूछा गया है। आप सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। तीसरे प्रश्न की ओर चलें। घेरण संहिता अनुसार योगाभ्यास किस ऋतु में नहीं करना चाहिए? हेमंत, ग्रीष्म, वर्षा, ये सभी। तो किस ऋतु में हमें योगाभ्यास नहीं करना है आपसे पूछा गया है। सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। सबके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा भी की है। साथ ही आपको बता दें जो प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की चैनल की ओर से 3 ई बुक पब्लिश की जा चुकी हैं। एक में आपको 500, 1000 प्लस 1500 प्लस एमसीक्यू मिल जाते हैं। आप तीनों में से किसी को भी डाउनलोड परचेस करने के लिए वीडियो का कमेंट बॉक्स, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। चौथे प्रश्न की ओर चलें। घेरण संहिता अनुसार योगाभ्यास किस ऋतु में करना चाहिए? वसंत, शरद, उपरोक्त दोनों, कोई नहीं। किस ऋतु में योगाभ्यास प्रारंभ करना है आपसे पूछा गया है। सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। आज हमने यहाँ पर घेरण संहिता में वर्णित काल निर्णय के बारे में जाना। आशा है ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा हो। आप चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल के 3 प्लान में से कोई भी प्लान ले सकते हैं, चैनल से और अधिक जुड़ सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य वीडियोज, अन्य टॉपिक के साथ आप सभी से फिर से मुलाकात होगी। लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।